करते हैं। निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होती है निधि कंपनी और ये कल्टीवेटेड करती है क्या करती हैबिट्स है ऑफ बताओ थ्री। सिमरन, आप क्या कह रहे थे पहले बताओ। लाइक कोई कमेटी होती है, सभी इकट्ठे होकर इसमें क्या है ज्वाइंटली फंड डिपॉजिट करवाते हैं, फिर किसी को जब जरूरत होती है फिर उसको यूज करते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, समझ है ना पूरा। सिर्फ जो वही नॉन मेंबर, इसमें से कोई भी अदर मेंबर नहीं दे सकता फंड्स। हाँ बिल्कुल सेम वही सिर्फ है, उनके जो मेंबर्स है वही लोन ले सकते हैं। समझ है ना, क्लियर है ना। और मैक्सिमम नंबर जी सॉरी सर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए? 200। 200। ठीक है, क्लियर है। ये निधि वाली डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, जी सर। आप इसको नॉर्मली पढ़ लेना, जी पूरी सर। की पूरी सेम है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें दोबारा से पढ़ना है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है ना। ठीक है सिमरन, करेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहते हैं, हमने पढ़ा था ना। हाँ जी, सोसाइटी। यहां से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ अ निधि कंपनी, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ निधि कंपनी, फीचर्स ऑफ अ निधि कंपनी। क्योंकि जो चीज हमने एक बार पढ़ ली, हम दोबारा से उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सेम चैप्टर हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर भी चल रहा है, जो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सेम चीज हमारी वहीं पे भी आ जाती है। तो हम इसको कहेंगे निधि कंपनी पब्लिक कंपनी है। निधि कंपनी के नाम के पीछे, निधि कंपनी पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या है? पब्लिक कंपनी है। निधि कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा रहता है? निधि लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, निधि लिमिटेड। समझ आ गई? निधि कंपनी को बनाने के लिए लिखो, तीसरा पॉइंट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होनी चाहिए 10 लाख की होनी चाहिए। एक निधि कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होनी चाहिए 10 लाख की होनी चाहिए, 10 लाख। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। यहां तक क्लियर है? अब निधि कंपनी को बनाते कैसे हैं? जी भाई कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो क्या करेगी, वो कंपनी क्या करेगी, जो भी कंपनी निधि का बिजनेस करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपने इनकॉर्पोरेशन से 120 दिन के अंदर अंदर, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और अपने इनकॉर्पोरेट हो जाने के 120 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म फाइल करेगी आरओसी के अंदर, NDH4 फॉर्म के अंदर। एप्लीकेशन किस चीज के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ निधि। एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ निधि, और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होती है? NDH4 के अंदर। उसमें वो ये भी बताएगी कि मेरे जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 200 से कम नहीं है, और जो मेरे खुद के जो नेट ऑन फंड हैं, जो मेरे नेट ऑन फंड हैं वो 20 लाख रुपीस, कम से कम 20 लाख रुपए के। जब कोई भी कंपनी अगर निधि कंपनी बनना चाहती है तो अपने इनकॉर्पोरेशन के, निधि कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के कितने दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाएगी? 120 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाएगी। और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगाएगी बताओ? NDH4 के अंदर निधि कंपनी। हाँ, और उसमें वो क्या बताएगी कि उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो कितने हैं? 200। और उसका नेट ऑन फंड मिनिमम, एक निधि कंपनी का नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए? 20 लाख, 20 लाख। और उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। कोई ठीक है डाउट? सर। सर मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 20? नहीं 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 नहीं, इसके नेट ऑन 3 चीजें हैं, निधि कंपनी के लिए 3 चीजें हैं। जी सर।
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख, मिनिमम नेट ओन फंड जी 20 लाख। समझ गए मेरी बात? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, जी सर। मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख और मिनिमम नेट ओन फंड 20 लाख। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर। आगे बढ़ते हैं, चलो। शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आगे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। एवरी निधि कंपनी shall issue fully paid up equity share of nominal value of not less than 10 rupees each। भाई निधि कंपनी अपने मेंबर को 10 रुपए के कम से कम शेयर इशू करेगी। अपने मेंबर को 10 रुपए के कम से कम शेयर इशू, फुली पेड अप शेयर इशू करेगी। समझ आ गई? कम से कम कोई भी मेंबर बनेगा तो उसको कम से कम 10 रुपए के जी सर। शेयर क्या करेगी? इशू करेगी। नो सर्विस चार्ज शैल बी लेवी फॉर इशू शेयर। कोई भी निधि कंपनी जब इशू शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर कोई सर्विस चार्ज नहीं लेगा, कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा। एवरी निधि कंपनी शैल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर at least a minimum of 10 equity shares or a share equivalent to 100 rupees। समझिए मेरी बात? भाई हर एक डिपॉजिट होल्डर को, जो भी निधि कंपनी के अंदर पैसा डिपॉजिट करेगा, निधि कंपनी उसको कम से कम या तो 10 से शेयर इशू करेगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपीज ईच, या फिर 100 रुपए के बराबर शेयर इशू करेगी। समझ आ गई? या तो कम से कम उसको 10 शेयर इशू करेगी या फिर शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज, या फिर 100 रुपए के शेयर इशू करेगी या एक शेयर, या कम से कम 10 शेयर इशू करेगी जिसकी पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए की होगी। समझ गए मेरी बात? कोई डाउट हो तो बताओ। शेयर कैपिटल के केस में नो सर। शेयर कैपिटल हैवी लग रहा है क्या आज आप लोगों को? नो सर। सिमरन हैवी लग रहा है क्या? सर नहीं नहीं सर, ठीक है। सर ऐसा लग रहा है एकदम से, पहले तो 11th-12th का लगने लगा, फिर एकदम से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन आ रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत सारा बर्डन आ रहा है? जी सर। भाई देखो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। कॉर्पोरेट मुझे दूसरे डिफिकल्ट लग रहा है। जीआईजीएल डिफिकल्ट लग रहा है जीआईजीएल डिफिकल्ट लग रहा है सिमरन को? हाँ, मुझे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? जी, बस वही लग रहा है, और कोई किसी में नहीं मुझे प्रॉब्लम आ रही। और मंशा आपको? कंपनी तो अच्छे से आ रहा है, सेटिंग अप भी अच्छे से आ रहा है। अभी जेआईजीएल की सिर्फ एक ही क्लास हुई है मेरी। अच्छा, देखो आप दोनों बच्चों के अंदर ना सबसे अच्छी बात क्या है? मंशा और सिमरन, आप दोनों के अंदर, जी सर। आप दोनों के अंदर ये चीज सबसे मेरे को बेस्ट लगी, मंशा के अंदर भी सिमरन के अंदर भी, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% है। पहली बात, आप क्लास में इन्वॉल्वमेंट रखते हो पूरी। जी सर। कोई भी डाउट आता है आप पूछते हो, लेकिन अदरवाइज बच्चे पूछते नहीं है। स्वेच्छा के अंदर ये चीज मिसिंग है, वो पकड़ लेती है, उसको समझ आता है, लेकिन स्वेच्छा के अंदर, अदिति के अंदर भी ये चीज मिसिंग है। अदिति का तो चलो एनी अदर केस है, लेकिन उसके अंदर भी ये चीज मिसिंग है, और स्वेच्छा के अंदर भी ये चीज मिसिंग है। और काफी स्टूडेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, जो समझ आ रहा है उनको नहीं आ रहा वो बताते भी नहीं है। आपके अंदर ये चीज सबसे बेस्ट है कि आपको
आप इन्वॉल्वमेंट रखते हो, और जो इन्वॉल्वमेंट रखता है, जो डाउट एकदम से लेता है, उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी कहीं भी डाउट आए, जी ऑन द सर। स्पॉट उस डाउट को पूरा करने की, उसको दूर करने की कोशिश करो। जहां पे डाउट रह गया और वो डाउट आपने क्लियर नहीं किया, तो आगे चेन बनती जाती है उन डाउट्स की, और वो मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। तो निधि कंपनी कम से कम कितने सर शेयर, जीआईजीएल की क्लास तो आपको देखी दोबारा, जीआईजीएल की क्लास पहले की जीआईजीएल की किसी और को क्लास देनी है और कौन सी हाँ है? जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा लगा लूँ एक बार, मुझे जीआईजीएल थोड़ी की कंफ्यूजन है इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने किसी और को दी होगी फिर मैं तभी ज्वाइन कर लूंगी फिर भी, अभी तो मॉर्निंग किसी वाला और तो स्टूडेंट की रिकॉर्डेड अगर रहता है, उसका मॉर्निंग वाला बैच तो। हाँ जी। बाकी कोई नहीं, जो भी आपका डाउट है तो अकॉर्डिंगली सारे दूर करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। तो शेयर कैपिटल क्या है? निधि कंपनी कम से कम हर एक डिपॉजिटर होल्डर को 10 शेयर इशू करेगी, जिसकी पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? ₹10। हमने पढ़ा है ना ऊपर पहले वाले पॉइंट में 100। कि निधि कंपनी कम से कम हाँ हाँ जी। निधि निधि कंपनी कम से कम फुली पेड अप शेयर इशू करेगी, नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 10। कि भाई निधि कंपनी के पर शेयर की कम से कम कितनी वैल्यू होगी? 10 रुपए होगी कम से कम, और वो अपने 10 डिपॉजिटर होल्डर को कम से कम 10 शेयर इशू करेगी, जिसकी पर शेयर वैल्यू 10 रुपए की होगी, या फिर एक शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए की होगी तो वो शेयर इशू करेगी। मतलब कम से कम 100 रुपए के शेयर तो इशू करेगी अपने डिपॉजिट होल्डर को निधि कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। जी कोई सर। डाउट? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर। मेंबरशिप ऑफ अ निधि कंपनी, यहां से पढ़ते हैं। इट में बी नोटेड दैट सेविंग अकाउंट होल्डर एंड रिकरिंग का मतलब करंट, करंट करण भाई जो भी अकाउंट होल्डर होंगे निधि कंपनी के, निधि कंपनी में जिन्होंने अपना पैसा दे रखा होगा, जिनको डिपॉजिट होल्डर भी बोला जाता है, जिन्होंने या तो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा होगा या जिन्होंने अपना करंट अकाउंट ओपन करा रखा होगा, उनके पास कम से कम एट लीस्ट एक इक्विटी शेयर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10 रुपए की होगी। 10 होगी। तो इसमें मोटा मोटी क्या आता है? इसमें आता है कि भाई किसी भी निधि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, उसकी शेयर की पर वैल्यू कम से कम कितनी होगी? 10 रुपए। नॉमिनल वैल्यू जो होगी, 10 जो रुपए। फेस वैल्यू जो होगी, निधि कंपनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ निधि कंपनी कितनी होगी? ₹10 पर शेयर। निधि कंपनी अपने डिपॉजिट होल्डर को शेयर इशू करेगी, कम से कम मिनिमम 10 शेयर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए की होगी, मतलब 100 रुपए, या फिर 100 रुपए के शेयर इशू करेगी, या तो एक शेयर भी हो सकता है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए की होगी। अपने डिपॉजिट ठीक है। होल्डर को, जिनके पास सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है, उनको कम से कम एक शेयर देगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए की पर वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी हाँ। भी तरह का? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हमारी इसमें मेंबरशिप ऑफ निधि कंपनी। निधि कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है? निधि कंपनी शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज अ मेंबर। इसमें लिखो अ कंपनी और अ ट्रस्ट कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अ निधि कंपनी। निधि कंपनी का, क्या एक कंपनी निधि कंपनी का मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या एक ट्रस्ट जो है निधि कंपनी का मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। समझ आ गई? हाँ जी। मिनिमम नंबर जी ऑफ सर। मेंबर ऑफ निधि कंपनी कितने होने चाहिए? 200।
200 होने चाहिए। 200 Every निधि company shall ensure that its membership not reduced to less than 200। समझ आ गई? उसके बाद क्या है, माइनर शैल नॉट बी एडमिट एज अ मेंबर ऑफ निधि। जिस पर्सन की एज 18 साल से कम है, जो माइनर है, वो भी निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। इट मे बी नोटेड दैट डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर। भाई माइनर के नाम से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है निधि कंपनी इफ दे आर मेड बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज अ मेंबर ऑफ निधि। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक निधि कंपनी माइनर के नेम से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब एक माइनर का निधि कंपनी में अकाउंट ओपन हो सकता है। बकायदा क्या होना चाहिए कि भाई जो डिपॉजिट है वो किसने दिया होना चाहिए, उसके लीगल गार्जियन के द्वारा होना चाहिए। समझ आ गई? जो डिपॉजिट है वो किसने करवाया होना चाहिए। कई बार जो क्या होता है, अगर कोई छोटा बच्चा होता है बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाता है, छोटा बच्चा, तो मम्मी पापा का साथ में वो रहता है ना, पूरा अकाउंट ज्वाइंट रहता है ना उनका, कि भाई छोटे बच्चे का अकाउंट के नाम से, अगर कोई छोटे बच्चे के नाम से कोई भी अकाउंट ओपन करवाया तो उसके गार्जियन होते हैं साथ में, कि भाई ऐसा ना हो, गार्जियन ही उसके बिहाफ पे ऑपरेट करते हैं अकाउंट को। ऐसे ही माइनर का है कि माइनर वैसे तो मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर अपने नाम से, माइनर के नाम से क्या हो सकता है, अकाउंट ओपन हो सकता है। डिपॉजिट बकायदा वो डिपॉजिट किसने कराया हो, उसके लीगल गार्जियन ने कराया हो, वो लीगल गार्जियन मेंबर होंगे निधि के। समझ गए मेरी बात? जी सर। मेंबर शैल नोट, जो मेंबर होंगे निधि कंपनी के, अ मेंबर शैल नोट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द subsistence of such loan or deposit as the case may be, provided that the member shall retain the minimum number of share under the sub rule 3 of rule 7 at a time। मतलब ये कहना चाह रहा है, निधि कंपनी का एक मेंबर जो होगा, निधि कंपनी का मेंबर जो होगा, वो 50% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात? अगर मान लो निधि कंपनी का कोई मेंबर था, उसने लोन ले रखा है निधि कंपनी से, जब तक वो लोन चलेगा, या फिर मेंबर ने निधि कंपनी को कोई पैसा दे रखा है, या तो मेंबर ने निधि कंपनी से कोई पैसा ले रखा है, या मेंबर ने निधि कंपनी को कोई पैसा दे रखा है, जब तक मेंबर का वो पैसा है, जब तक वो ड्यू है, जब तक वो जारी है, तब तक मेंबर अपनी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेगा। ये होती है मेंबरशिप की कंडीशन। समझ आ गई निधि की मेंबरशिप की कंडीशन? सर लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है, मान लो आप, दूसरे उसमें समझाता हूँ। जैसे आप हो मंशा, आप किसी निधि कंपनी की जी मेंबर, आप किसी निधि कंपनी की मेंबर, और आपने निधि कंपनी के शेयर ले रखे, मान लो 100 शेयर्स है आपके पास, 100 शेयर। ये कहता है आप कंपनी के, निधि कंपनी के मेंबर, मान लो आपने निधि कंपनी से लोन ले रखा है, लोन, जब तक लोन आप रिपे नहीं कर देते, जब तक लोन आप रिपे नहीं कर देते, आप 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ आ गई मेरी बात? जी सर, मतलब पहले लोन पे करो, फिर उसके बाद शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो किसी को, पहले जो आपने पैसा वैसा ले दे रखा है, जो भी, उसको क्लियर करो, अपने ड्यूज को क्लियर करो, सारी चीजें फाइनलाइज करो, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। जब तक आपकी लायबिलिटी सबसिस्ट कर रही है, तब तक आप अपना 50% से ज्यादा शेयर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट? जी जी सर। कोई शंका?
सिमरन, हाँ जी, दोनों को क्लियर है निधि यहाँ तक? कंपनी के मेंबर कौन कौन नहीं होते? निधि कंपनी के मेंबर कॉर्पोरेट ट्रस्ट, कंपनी ट्रस्ट मेंबर नहीं बन सकते। क्या क्या बात है, क्या बात है, देखना ही क्या बात है। चलो बढ़े आगे। जी सर। ब्रांचेस ऑफ निधि कंपनी, ब्रांचेस की बात करते हैं, निधि कंपनी की ब्रांचेस की। एक निधि कंपनी अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है अगर निधि कंपनी ने क्या किया है पिछले 3 सालों के अंदर। तो कोई भी निधि कंपनी अगर पिछले 3 सालों के अंदर प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंडीशन क्या है ब्रांच ओपन करने की, कोई भी निधि कंपनी पिछले 3 सालों के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, उसका बिजनेस प्रॉफिट के अंदर है, तो वो क्या कर सकती है, अपनी ब्रांच ओपन कर सकती है, अपनी कोई ब्रांच ओपन कर सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले के अंदर 3 ब्रांच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ब्रांच वो ओपन कर सकती है निधि कंपनी। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, अगर कोई निधि कंपनी किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच ओपन करना चाहती है, मान लो 4 ब्रांच ओपन करना चाहती है, 5 ब्रांच ओपन करना चाहती है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है, NDH-2 के अंदर, और किसको लगेगी, रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, जिसमें वो क्या बताएगी, प्रॉपर करेगी कि भाई कहां कहां पर वो अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है। इंटीमेशन टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार अबाउट द ओपनिंग ऑफ द ब्रांच विद इन 30 डेज। और जब ये इसको क्या हो जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा ब्रांच ओपन करने के, तो जब एक निधि कंपनी अपनी ब्रांच ओपन कर लेगी तो ब्रांच ओपन करने के 30 दिन के अंदर अंदर फिर निधि कंपनी इन्फॉर्म भी करेगी किसको, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट? निधि कंपनी कब अपनी ब्रांच ओपन कर सकती है, 3 ब्रांचेस ओपन कर सकती है अगर वो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 3 सालों में। हाँ, अगर निधि कंपनी को पिछले 3 सालों के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी 3 ब्रांच तक ओपन कर। अगर वो 3 ब्रांच से ज्यादा ब्रांच ओपन करना चाहे तो क्या होगा, फिर परमिशन लेनी होगी, सर NDH। एप्लीकेशन देना पड़ेगा, NDH-2 फाइल करनी अरे पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन लगेगी, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर। और जब एक बार ब्रांच ओपन हो जाएगी फिर कितने दिनों के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 30 डेज को ROC को इन्फॉर्म करना ROC। पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं कि जिस निधि कंपनी सिर्फ उसी स्टेट के अंदर अपना ब्रांच ओपन कर सकती है जिस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। मान लो लुधियाना के अंदर कोई निधि कंपनी है तो सिर्फ वो अपनी ब्रांच पंजाब में ही ओपन कर सकती है। पंजाब से बाहर वो चाहे कि मैं अपनी ब्रांच हरियाणा में ओपन कर लूं, वो नहीं कर सकती, सिर्फ पंजाब में ही ओपन कर सकती है। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ, यस सर। किसी भी निधि कंपनी को अगर ब्रांच ओपन करनी है तो पहले उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और एनुअल रिटर्न को अप टू डेट, आज तक की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जितनी भी बैलेंस शीट है, जितनी भी एनुअल रिटर्न है, वो सारी की सारी पहले ROC में फाइल करनी पड़ेगी। अगर निधि कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, निधि कंपनी ने किसी साल बैलेंस शीट फाइल नहीं की, तो वो अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। समझ आ गई? हाँ जी जी। सर। आगे है, कोई भी निधि कंपनी अगर ब्रांच को बंद करना चाहती है, कोई भी निधि कंपनी अगर ब्रांच को बंद करना चाहती है तो उसके लिए क्या होगी कंडीशन, द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलोंग विद द प्लान हैज टू हाउ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट हैज बीन।
or shall be paid off, and how the existing loan shall be recovered is duly approved by the board in its meeting. कोई भी निधि कंपनी जब अपनी ब्रांच को बंद करना चाहती है तो उसके लिए एक क्या होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के अंदर प्लान तैयार किया जाएगा। प्लान कैसे तैयार किया जाएगा कि भाई जितने भी डिपॉजिट होल्डर ने निधि कंपनी को पैसा दिया था किस तरह से उनके पैसे को वापस दिया जाएगा, और जिनको लोन निधि कंपनी ने दिया है किस तरह से उनसे लोन रिकवर किया जाएगा। पहले ये चीज हो, बंद करने से पहले ये चीज तो करनी पड़ेगी ना, जिसका पैसा लेना है उससे पैसा लो, जिसका पैसा जी देना है उससे पैसा दो। पहले इसको तैयार किया जाए। इसको करने के बाद फिर एप्लीकेशन लगेगी, जैसे ओपन करने के लिए एप्लीकेशन लगी थी ऐसे ही बंद करने के लिए भी एप्लीकेशन लगेगी आरडी को NDH 2 फॉर्म के अंदर। समझ आ गई? आप क्या करोगे, जी सर। it has obtained approval of RD for such closure by applying in NDH 2 with fees at least 60 दिन पहले। बंद करने से, अपनी ब्रांच को बंद करने से 60 दिन पहले आपको आरडी के पास NDH 2 फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम अपनी ब्रांच को बंद करना चाहते हैं, कृपया हमें परमिशन दे दीजिए। समझ आ गई? जी सर। हाँ। उसके बाद क्या है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ आरडी, जैसे ही आरडी से आपको अप्रूवल मिल गई कि भाई ठीक है आप अपना ब्रांच बंद कर सकते हो, निधि कंपनी फिर क्या करेगी, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट करेगी, न्यूज़पेपर के अंदर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लुधियाना के अंदर अगर ब्रांच ऑफिस है तो वहां की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होगी, उस एरिया की लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेज। लैंग्वेज, हाँ जी, रीजनल लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है वहां की लोकल लैंग्वेज, वहां की मदर टंग, वहां की लोकल लैंग्वेज। लुधियाना की लोकल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी। तो पंजाबी न्यूज़पेपर के अंदर आपको, पंजाबी न्यूज़पेपर के अंदर प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। जहां पर आपकी ब्रांच ऑफिस और जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। कम से कम 30 दिन पहले एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी आप, ताकि आप पब्लिक को बता सको कि हम ये ब्रांच बंद कर रहे हैं। समझ आ गई? जी सर। आप इस एडवर्टीजमेंट की कॉपी को कहाँ लगाओगे, जहां पे आपका ब्रांच ऑफिस है उस ब्रांच ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे, जैसे स्कूल के नोटिस बोर्ड होते हैं, कॉलेज के नोटिस बोर्ड होते हैं, इस तरह से ब्रांच ऑफिस के नोटिस बोर्ड भी होते हैं, उस नोटिस बोर्ड पे भी लगाओगे 30 दिन के लिए। समझ आ गई? कम से कम 30 दिन के लिए जब आपने एडवर्टीजमेंट करी उसके 30 दिन के लिए आप नोटिस बोर्ड पे भी उस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताओगे कि जिसमें आपने नोटिस दिया है कि हम अपनी ब्रांच को ओपन करने जा रहे हैं। जिसको भी पैसा लेना है पैसा ले लो, जिसको पैसा देना है प्लीज अपना पैसा दे दो। समझ आ गई? और जब एक बार आप सारी चीजें कर लोगे उसके बाद फिर आप जैसे ही आपने बंद कर लिया, बंद करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप ROC को इन्फॉर्म करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करोगे। तो ऐसे आपकी ब्रांच खुल जाएगी और ऐसे ही आपकी ब्रांच ओपन हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का यहाँ तक? निधि कंपनी को समझने में मजा आ रहा है? हाँ जी। हाँ, जी सर। ओके। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जारी करने में मजा आ रहा है? जी सर, आ रहा है। डिफिकल्टी है अभी बहुत। क्या कह रही हो सिमरन? थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं ना हो पाता एडजस्ट। वो तो है यार, वो तो देखो
ये एक काम करना, हाँ एग्जाम से कम मिनिमम हो सके तो हाँ जी 1.5 मंथ पहले, अगर हो सके लीव अगर पॉसिबल है तो अपनी ले लेना, हाँ, ताकि आप एग्जाम आराम से दे सको। अगर आप कर रहे हो करना ही पड़ेगा। डेडिकेटली टाइम लगा रहे हो तो हम्म, अच्छे से देना एग्जाम, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, अभी तक जितना हमने निधि कंपनी के अंदर पढ़ा, निधि कंपनी के अंदर कोई डाउट अभी तक का? नहीं कोई डाउट नहीं इसमें तो। नहीं सर। मंशा, तुम कॉलेज भी जाती हो ना? सर अभी जा नहीं रही हूँ, अभी तो फिलहाल तो घर पे ही हूँ, जाऊंगी अब से। ठीक है, आगे का टॉपिक है हमारा जी सर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द निधि कंपनी। एक निधि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट किस तरह से एक्सेप्ट करती है, उसके बारे में बात करते हैं। रूल 13 ऑफ निधि रूल 2014। एक तरह से आप ये पॉइंट पढ़ रहे हो ना, एक तरह से आपका कंपनी लॉ का एक चैप्टर भी खत्म हो रहा है निधि के रिगार्डिंग, उसमें भी ये पूरा कवर हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। साथ ही साथ आपका कंपनी लॉ भी चल रहा है, जी सर। ठीक है ना। तो जहां हाँ पे जी फिर वो आएगा हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम रेफर कर देंगे कि भाई हमने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर पढ़ा था, वही एज इट इज है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ हमारा पैरेलल कंपनी लॉ भी चल रहा है, ठीक। ठीक है ना। एक टाइम पे हमारे 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं इस टाइम पे। जी सर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय दी निधि किस तरह से अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एक निधि कंपनी मेंबर से जो डिपॉजिट एफडी एक्सेप्ट करेगी, एफडी फिक्स डिपॉजिट, एक निधि जो एक्सेप्ट करेगी कम से कम 6 महीनों के लिए और ज्यादा से ज्यादा 60 महीनों के लिए एक्सेप्ट करेगी। जो एफडी की ड्यूरेशन होगी, शॉर्ट टर्म कितने के लिए करेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन कितना होगा 6 मंथ, और लॉन्ग ड्यूरेशन कितना होगा 60 मंथ। एक निधि के पास एक मेंबर जो है एफडी अपनी ओपन करवा सकता है कितने के लिए, 6 महीने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने मंथ के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब करंट डिपॉजिट, ऊपर तो बात थी फिक्स डिपॉजिट की। करंट डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 महीने। भाई एक निधि कंपनी जो करंट डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वो कम से कम कितने महीने के लिए एक्सेप्ट करेगी, 12 महीने के लिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने महीने के लिए एक्सेप्ट करेगी, 60 महीने के लिए। समझ गए। निधि कंपनी फिक्स डिपॉजिट कम से कम कितने दिन के लिए एक्सेप्ट करेगी, मंथ 12 में पे अप्रैल में फिक्स डिपॉजिट के लिए 6 मंथ होंगे, होंगे के लिए रेकरिंग के लिए जाना ठीक 12 है। फिक्स डिपॉजिट 6 महीना और मैक्सिमम 60 महीना, रिकरिंग डिपॉजिट 6 महीना कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 60 महीना। समझ आ गई। जी सर। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आपने करंट डिपॉजिट ओपन करवाया है, किसी मेंबर ने अगर करंट डिपॉजिट अकाउंट निधि के पास ओपन करवाया है, किस पर्पस के लिए करवाया है, मॉर्गेज लोन। कई बार जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो अकाउंट भी ओपन करवाते हैं ना, ताकि पैसा अकाउंट में आउट करवाते हैं ना। हाँ जी कई बार जब हम लोन लेते हैं बैंक से, मान लो हमने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, तो एचडीएफसी बैंक में हम ओपन भी करवाएंगे ना अपना अकाउंट, ताकि हमारे पास अकाउंट रहे और उसमें पैसा वैसा आए। तो भाई ऐसे ही अगर आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवाया है किससे रिलेटेड, किसी लोन से रिलेटेड, तो भाई फिर कितने टाइम के लिए वो अकाउंट आपका ओपन रहेगा निधि के पास, जब तक कि आप क्या ना कर दो, जब तक कि आप पूरा लोन वगैरह रिपे ना कर दो। समझिए मेरी बात। ठीक हाँ, जी सर। जब तक कि आप पूरा लोन वोन रिपे ना कर दो। अगर आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट किससे रिलेटेड है,
मॉर्गेज लोन से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम पीरियड जो होगा करंट डिपॉजिट का वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा रिपेमेंट पीरियड से। मान लो 5 साल के लिए लोन लिया गया था, तो फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। समझ गए मेरी बात, 5 साल के लिए होगा। जब एक बार आपका लोन वोन बंद हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना अकाउंट भी वहां से क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम बैलेंस इन द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट at any given time qualify for interest shall not exceed 1 lakh rupees at any point of time, and the rate of interest shall not exceed 2% above the rate of interest payable on the saving bank account by the national bank। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मैक्सिमम बैलेंस होगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, निधि कंपनी के सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर मैक्सिमम जो बैलेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम 1 लाख। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन द 2% रेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। मान लो HDFC बैंक या PNB बैंक सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट देता है, तो एक निधि कंपनी सेविंग अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकती है, बताओगे? सेविंग बैंक अकाउंट सर 2%। नहीं, द मैक्सिमम बैलेंस इन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट at any given time qualify for interest shall not exceed 1 lakh at any point of time, and the rate of interest shall not exceed 2% above the rate of interest payable on the saving bank account by the nationalized bank। अगर नेशनलाइज्ड बैंक यानी जैसे PNB पंजाब नेशनल बैंक सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो निधि कंपनी सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट दे सकती है, बताओगे? ज्यादा से ज्यादा 2% देगी। दोबारा से पढ़ो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द इंटरेस्ट रेट शैल नॉट एक्सीड 2% above the rate of interest payable on saving bank account by the nationalized bank। अगर नेशनलाइज्ड बैंक 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो निधि बैंक कितना दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा निधि कितना दे सकती है? उससे 2% ज्यादा कितना बनेगा? ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकती, 9%। अगर ये 7 दे रही है तो 2% और ज्यादा दे सकती है, मतलब 9% मैक्सिमम दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। समझ गए मेरी बात? हाँ कोई डाउट? हाँ जी, कि नेशनल बैंक से 2% ज्यादा दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। क्लियर है? ठीक है सर सी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। सी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? अच्छा ये बताओ, आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट का समझ आ गया? पहले ये बताओ। जी सर। सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, ये सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है। एक निधि कंपनी के सेविंग अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा हो सकता है? 1 लाख रुपए। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए। और इंटरेस्ट रेट जो होगा, नेशनलाइज्ड बैंक जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, उस इंटरेस्ट रेट से 2% के ऊपर का इंटरेस्ट रेट एक निधि कंपनी दे सकती है। अगर PNB
अपने सेविंग अकाउंट पे 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो निधि कंपनी 2% ज्यादा दे सकती है, मतलब 9% तक दे सकती है। HDFC अगर 8% दे रहा है, तो निधि कंपनी कितना दे सकती है? इससे ज्यादा दे सकती है। बेसिकली ये नेशनलाइज बैंक की बात कर रहा है। नेशनलाइज बैंक जैसे PNB, जैसे 10%। SBI, ठीक है सर। ये नेशनलाइज बैंक, इनका इंटरेस्ट रेट जो इनका होता है 6% या 7%, इनसे 2% ज्यादा के ऊपर का दे सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? सी पॉइंट क्लियर हो गया। अब जी समझ आ यस गई? सर। और जो इंटरेस्ट रेट होगा FD का, जी सर, आ गया समझ। हाँ, और जो ये तो बात होगी सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट रेट ऑन FD के इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, या करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट की मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, एक FD का इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट not exceed the maximum rate of interest prescribed by the RBI। RBI ने जो इंटरेस्ट रेट NBFC कंपनी के लिए, NBFC कंपनी की डिपॉजिट्स के लिए मैक्सिमम रेट बता रखा है, वही रेट निधि कंपनी की फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए या फिर करंट अकाउंट के लिए होगा। मान लो NBFC कंपनी कौन सी होगी? जैसे NBFC कंपनी क्या, एक NBFC कंपनी की मैं बात करता हूँ, ये टाटा फाइनेंस कंपनी, या फिर मैं किसी उस कंपनी की बात करता हूँ, जैसे ये कंपनी हो गई, कोई भी आती है ना